रात के 12 बज गए थे। संतोष और आयशा हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। ए जी, रात के 12 बज गए पर बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है। आयशा ने कहा, तुम फिक्र मत करो आयशा, आते ही होंगे, जवान बच्चे हैं, कहीं रास्ते में मस्ती मस्ती कर रहे होंगे। संतोष ने कहा, पर आपको पता है ना ये गांव कैसा है, रात के समय घर से बाहर घूमना ठीक नहीं है। आप फोन कीजिए रुद्र को, मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। एक तो वैसे ही वो चुड़ैल हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। हाँ आयशा, करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर संतोष रुद्र को फोन करने लग जाता है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मोबाइल में से आवाज आती है। क्या हुआ जी, उठाया रुद्र बेटे ने फोन? आयशा ने कहा, नहीं आयशा, वो उसका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। आयशा और संतोष बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर रुद्र, पीयूष, अर्जुन और समीर अनन्या को लेकर पहुंच जाते हैं। अनन्या अभी भी बेहोश थी, उसे होश नहीं आया था। रुद्र और अर्जुन ने अनन्या को उठाकर रखा था। जब आयशा अनन्या को बेहोश देखती है तो वो घबरा जाती है और कहती है, रुद्र बेटा, ये अनन्या को क्या हुआ? चाची, मैं अभी आपको थोड़ी देर में सब बताता हूँ, पहले हम लोग अनन्या को स्वाति कमरे में लेटा कर आ जाएं। रुद्र ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, जल्दी जाओ, संतोष ने कहा। रुद्र और अर्जुन अनन्या को लेकर स्वाति कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठे हुए थे। बस स्वाति अनन्या का ख्याल रखने के लिए उसके पास ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई थी। तो बता रुद्र बेटा, अनन्या बेहोश कैसे हुई? आयशा ने कहा। रुद्र आयशा को सारा किस्सा सुनाता है कि रिसेप्शन पार्टी में क्या क्या हुआ। क्या कहा बेटा, तन्वी गायब हो गई? संतोष ने चौंकते हुए कहा। हाँ अंकल जी, कुछ पता नहीं चल रहा कि एकदम से तन्वी गायब कैसे हो गई। मैं और पीयूष तो उस वक्त स्टेज पर ही खड़े हुए थे जब ये हादसा हुआ, समीर ने कहा। पर रुद्र बेटा, दीदी ने तो मुझे बताया था कि तन्वी तुमसे प्यार करती थी और बहुत जल्दी दीदी तुम दोनों की शादी करने वाली थी, पर फिर तन्वी ने कुलदीप से शादी क्यों कर ली? और कुलदीप से ही क्यों? क्या उसने तुम लोगों को बताया था उसकी शादी के बारे में? नहीं आंटी जी, नहीं बताया था, हमें अभी आज ही पता चला। इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता था कि तन्वी 1 साल से कहाँ है, उसने अपना नंबर जो चेंज कर लिया था। पीयूष ने कहा, अब ये तो तन्वी ही बता पाएगी कि उसने 1 साल तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया और उसने कुलदीप से ही शादी क्यों की। समीर ने कहा, माखनलाल ने तन्वी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली थी। अजय ने सारे सर्किट्स चेक कर लिए थे और उसके बिल्कुल समझ नहीं आया था कि अचानक से सिर्फ महेंद्र सिंह की घर की लाइट कैसे चली गई थी। सारे स्विच तो अच्छे से लगे हुए थे। माखनलाल और अजय वहां से जाने लगते हैं। वो लोग दरवाजे के पास ही पहुंचे थे कि तभी माखनलाल की नजर दरवाजे के पास पड़ती है और वो देखता है कि दरवाजे के नीचे कलावा गिरा पड़ा था। ये वही कलावा था जो मेघनाथ मंदिर के पुजारी ने महेंद्र सिंह को बलमाटोला और दासगांव के घरों में बांधने के लिए कहा था। साहब ये देखिए जरा, माखनलाल ने अपने हाथ में वो कलावा उठाते हुए कहा। ये क्या है माखनलाल? अजय ने हैरानी के साथ कहा। साहब ये कलावा है और आपको पता तो है ये कलावा दासगांव और बलमाटोला के सभी घरों में बना हुआ है। सुना ये मेघनाथ मंदिर के पुजारियों ने दिया था उस चुड़ैल से रक्षा करने के लिए। गांव वालों का कहना है कि जब तक ये उनके घर में बंधे रहेंगे वो चुड़ैल उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। माखनलाल, तुम फिर शुरू हो गए। साहब जो मैं बोल रहा हूँ जरा आप सोच कर तो देखिए, हो सकता है किसी ने कलावा खोला हो या गलती से खुल गया हो, तभी तो वो चुड़ैल इनके घर के गार्डन में प्रवेश कर पाई और उसने तन्वी को गायब कर दिया। वरना आप ही सोचिए तन्वी कहाँ जाएगी? और एक और बात, जब लाइट गई तो किसी ने तो तन्वी को कहीं जाते हुए देखा होगा ना, पर किसी ने नहीं देखा, वो अचानक गायब हो गई। और इंसान अचानक तभी गायब होता है जब वो प्रेत हो या उनके अंदर किसी चुड़ैल ने प्रवेश किया हो। माखनलाल, ये कैसे पॉसिबल है? और चलो एक बार के लिए मैंने तुम्हारी बात मान भी ली कि मेघ की चुड़ैल ने तन्वी को गायब किया है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? और एक और बात, याद है तुमने मुझसे कहा था कि अभी मेघ का सिर्फ एक दरवाजा खुला है, बलमाटोले वाले गांव का, इसलिए वो सिर्फ बलमाटोला गांव के लोगों को ही मार रही है। और जब मेघ का दूसरा दरवाजा तो दास गांव के पास है, वो खुला ही नहीं है, तो वो चुड़ैल दास गांव के अंदर कैसे आ सकती है? साहब हो सकता है कि वो किसी के शरीर में प्रवेश करके आई हो, और जैसे मैंने कहा था कि मेघ का दूसरा दरवाजा अभी नहीं खुला है, इसलिए वो दास गांव में किसी को मार नहीं सकती। और तभी तो उसने तन्वी को यहाँ कुछ नहीं किया, वो तन्वी को सीधे गायब करके यहाँ से ले गई। पर मुझे अब तन्वी की जान की फिक्र हो रही है। फिक्र तो करनी चाहिए माखनलाल, क्योंकि तन्वी को मेघ की चुड़ैल नहीं बल्कि वो साइको किलर ले गया है जो सबकी नाभि गायब करके उन्हें मार रहा है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना पड़ेगा, कहीं हमें देर ना हो जाए और वो साइको किलर तन्वी को कुछ करना दे। सुबह हो गई थी, सुबह के 7 बज रहे थे। रुद्र, अर्जुन, पीयूष और समीर रात की थकान होने की वजह से खराटे ले लेकर सो रहे थे। तभी वहां पर स्वाति आती है और उन्हें उठाने लगती है। उठिए रुद्र भैया, उठिए, स्वाति ने रुद्र को उठाते हुए कहा। क्या हुआ स्वाति, सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? सोने दो ना, रुद्र ने कहा। वो भैया अन्य दीदी को होश आ गया है।
जैसे ही रुद्र सुनता है अनन्या को होश आ गया है, वो जल्दी से नींद में से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या कहा? अनन्या को होश आ गया है? हाँ रुद्र भैया, अनन्या दीदी को होश आ गया है। रुद्र अर्जुन, समीर और पीयूष को उठाता है और स्वाति के साथ अनन्या के कमरे में जाने लगता है। अनन्या को होश आ गया था। आयशा और संतोष भी अनन्या के ही कमरे में थे। आयशा अनन्या के साथ उसके बेड पर बैठी हुई थी और सेब काटकर अनन्या को देती जा रही थी। अनन्या सेब की एक एक फांक खा रही थी, तभी वहां पर रुद्र और उसके दोस्त आ जाते हैं। अनन्या, तुम ठीक तो हो? समीर ने कहा। हाँ समीर, अब मैं ठीक हूं, अनन्या ने कहा। थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना हमारी तो जान ही निकली जा रही थी कल रात के हादसे के बाद। पीयूष ने कहा। कल रात के हादसे के बाद? कल रात कुछ हुआ था क्या? कुछ हुआ था मतलब? कल रात इतना बड़ा कांड हो गया और तुम कह रही हो कि कुछ हुआ था? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कल रात क्या हुआ था? पीयूष ने कहा। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अनन्या कुछ याद करते हुए कहती है, मुझे सिर्फ ये याद है कि जिप्सी में रुद्र हमें तन्वी और उसके रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था और वो कैसे मिले और वो क्यों अलग हुए। जिप्सी से उतरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल पूरे दिन मेरे साथ क्या हुआ था। अनन्या की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अनन्या को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। आखिर वही तो तन्वी को सबसे पहले गले लगाने गई थी। अनन्या, तुम्हें कब से कुछ याद नहीं है? अर्जुन ने कहा। शायद परसों या नरसों से अर्जुन। वो उस रात मुझे गर्मी लग रही थी तो मेरी नींद खुली थी और फिर मैंने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन नींद ही नहीं लगी, इसलिए मैं छत पर टहलने चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। बीच बीच में ऐसा लगता था कि मैं होश में हूँ और बाकी वक्त बेहोशी में। मुझे बस कल रात जो बातें हमने जिप्सी में की थी वही याद है और कुछ नहीं, अनन्या ने कहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पीयूष ने कहा। कोई बात नहीं अनन्या, तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई होगी, तुम आराम कर लो, आयशा ने कहा। जी आंटी जी, अनन्या ने बेड पर लेटते हुए कहा। चलो हम लोग भी यहाँ से चलते हैं और अनन्या को आराम करने देते हैं, संतोष ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। सभी लोग कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी अर्जुन रुद्र, समीर और पीयूष से कहता है, चलो छत पर चलते हैं। क्या कहा छत पर? लेकिन क्यों? यार अनन्या की तरह हम लोग भी आराम करते हैं ना। मेरी आंखों में तो अभी भी नींद भरी हुई है, मुझे अभी भी नींद आ रही है, पीयूष ने कहा। तुझे बड़ी नींद आती है मोटे, चल चुपचाप ऊपर, समझा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, रुद्र, समीर और पीयूष छत पर पहुंच जाते हैं। अब बता क्यों बुलाया था तूने छत पर? पीयूष ने कहा। सिगरेट पीने, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? सिगरेट पीने? यार सुबह सुबह कौन सिगरेट पीता है? अभी तो मुंह भी नहीं धोया होगा तूने। मोटे, सिगरेट को खाते थोड़ी है जो उसके लिए मुंह धोऊं, उसमें तो बस कश को सीने में उतारते हैं और तू नहीं समझेगा। सुबह सुबह सिगरेट पीने का एक अलग ही मजा होता है, अर्जुन ने सिगरेट का पैकेट अपनी जेब में से निकालते हुए कहा। अर्जुन और पीयूष बातें कर ही रहे थे कि तभी रुद्र देखता है कि समीर किसी ख्याल में खोया हुआ लग रहा था। तू क्या सोच रहा है समीर? रुद्र ने कहा। यार सोच रहा हूं तेरा सपना सच कैसे हो गया, समीर ने कहा। रुद्र का सपना सच हो गया मतलब? पीयूष ने कहा। मतलब ये कि याद है 1-2 दिन पहले रुद्र को एक सपना आया था जिसमें उसने देखा था कि अनन्या को गर्मी लग रही थी, जिस कारण उसकी नींद खुल गई थी। और जब वो बाहरी दवा खाने के लिए छत पर गई तो उसे लाल साड़ी में दरवाजे के पास एक औरत दिखाई दी। और जब अनन्या दरवाजे के पास पहुंची तो औरत बाड़े के पास पहुंच गई और उस रात का पीछा करते करते अनन्या तालाब के पास तक पहुंच गई। और फिर रुद्र ने बताया था कि वहां पर उस लाल साड़ी पहने औरत ने अनन्या से कहा था कि मेरा काम पूरा कर दो, और उससे पहले कुछ मंत्र भी पड़े थे। मतलब उस औरत का मेरा काम पूरा कर दो कहने का यह मतलब था कि तन्वी को गायब कर दो, रुद्र ने कहा। पर वो औरत तन्वी को गायब क्यों कराएगी, रुद्र ने कहा। वो औरत तन्वी को नहीं बल्कि महेंद्र सिंह की बहू को गायब करवाना चाहती थी, जो कि अब तन्वी है, अर्जुन ने सिगरेट के कश खींचते हुए कहा। पर वो लाल साड़ी पहने औरत कौन थी, पीयूष ने कहा। जितना मुझे लगता है वो मेघ की चुड़ैल थी। आ रहा है भाई, अब मुझे सब समझ में आ रहा है, अर्जुन ने सिगरेट की ओर लंबे लंबे कश खींचते हुए कहा। क्या समझ में आ रहा है? क्या तू हमें समझाएगा, समीर ने कहा। यार देख, एक बात तो पहले ही साबित हो गई कि रुद्र ने जो देखा था वो एक सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। उस रात अनन्या तालाब के पास गई थी जहां पर उस चुड़ैल ने उसे अपने वश में कर लिया। वशीकरण मंत्रों का उपयोग करके अनन्या उस चुड़ैल की ओर आसानी से वश में आ गई, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो उससे पहले भी वो चुड़ैल अनन्या को अपने वश में कर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस चुड़ैल ने अनन्या के शरीर में प्रवेश कर लिया था। मतलब 1-2 दिनों से जो हमारे साथ था वो कोई और नहीं, अनन्या के शरीर में मेघ की चुड़ैल थी, समीर ने कहा। हाँ भाई, वो चुड़ैल ही थी। तुमने खुद नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों से
अनन्या के बर्ताव में बदलाव था। यार अर्जुन की बातों में दम तो है, क्योंकि ये चीज मैंने भी नोटिस की थी, और कल रात तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि कल रात रिसेप्शन पार्टी में जाने से पहले अनन्या ने अपनी आंखों में काजल लगाया था और उसके बाल खुले थे, पर जब वो जिप्सी में बैठी और उसने जूड़ा बांधा तो आंखों का काजल गायब हो गया, और जैसे ही हम दास गांव में उतरे अनन्या की आंखों में फिर काजल आ गया और उसके बाल खुल गए। पीयूष ने कहा, यार पर जब अनन्या के अंदर वो चुड़ैल थी तो उसको ये कैसे पता कि जिप्सी के अंदर मैं अपनी और तन्वी की प्रेम कहानी मैं सुना रहा था? और यही नहीं, वो भी तो बता रही थी कि तन्वी की हालत उस वक्त क्या थी जब हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे। रुद्र ने कहा, क्योंकि उस वक्त वो हमारी अनन्या थी, उसके अंदर चुड़ैल नहीं थी। अर्जुन ने कहा, यार तू ना बहुत कंफ्यूज कर रहा है, कभी तू कहता है अनन्या अनन्या नहीं थी, उसके अंदर चुड़ैल थी, और कभी कहता है अनन्या अनन्या ही थी, चुड़ैल नहीं थी। तू सीधे सीधे समझाएगा? समीर ने कहा, यार देख सब समझाता हूँ। याद है जिप्सी में बैठने से पहले रुद्र की चाची ने नींबू से जिप्सी का उतारा था और वो नींबू टायर के नीचे रख दिया था। हाँ याद है, पीयूष ने कहा, ये उसी का कमाल था। जैसे अनन्या जिप्सी के अंदर बैठी उसके अंदर से वो चुड़ैल निकल गई, और जब वो दास गांव में जिप्सी पर से उतरी उसके अंदर वापस वो चुड़ैल घुस गई। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, ये चुड़ैल ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन बॉडी ट्रांसफर होती है, और ठीक वही हुआ। जब अनन्या ने तन्वी को गले लगाया तो वो चुड़ैल तन्वी के अंदर चली गई, और उसी वक्त लाइट चली गई और उस चुड़ैल ने तन्वी को वहां से गायब कर दिया। जब चुड़ैल अनन्या के अंदर से निकली तो वो बेहोश हो गई। इसका मतलब तन्वी को मेघ की चुड़ैल ने गायब किया है? समीर ने कहा, हाँ भाई। अर्जुन ने कहा, पर वो ऐसा क्यों करेगी? तन्वी को गायब करके उसका क्या फायदा? पीयूष ने कहा, मोटे अभी तो बताया, तन्वी अब दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह की बहू है, और उन्हीं तीनों सरपंचों में से एक है जिसने उस चुड़ैल यानी छाया को 19 साल पहले जिंदा जला दिया था। अब वो बदला ले रही है, अपनी मौत का बदला, जैसा कि उसने कहा था। अर्जुन ने कहा, मतलब कि तन्वी की जान को खतरा है? रुद्र ने कहा, हाँ रुद्र। अर्जुन ने कहा, अब सिर्फ इंस्पेक्टर अजय को ही नहीं, हमें भी तन्वी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। समीर ने कहा, समीर ठीक कह रहा है, हमें तन्वी को ढूंढना ही पड़ेगा। तन्वी किसी और की पत्नी बन गई तो क्या हुआ? प्यार तो मैं अभी उससे करता हूँ, और सच्चा प्यार इसे ही कहते हैं, जब आपको पता हो कि सामने वाला आपका कभी नहीं हो सकता, पर उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो। रुद्र ने कहा। डॉक्टर माधवी अपने कैबिन में बैठी हुई थी और नाभि वाले केसेस की फाइल के पन्ने पलट रही थी। तभी डॉक्टर माधवी का फोन बजता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। डॉक्टर माधवी के फोन में एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो। डॉक्टर माधवी फोन उठाते हुए कहती हैं, हेलो मैं बोल रहा हूँ। फोन के अंदर से आवाज आती है, मैं कौन? डॉक्टर माधवी ने कहा, अरे मैं भूल गई, वही जिन फाइलों के बदले तुम 1 लाख लेती हो। अच्छा आप, वो क्या है ना, नंबर सेव नहीं था, या हर बार नए नंबर से कॉल करते हैं तो समझ ही नहीं आता है। अगर एक ही नंबर से कॉल करेंगे और कभी तुम पकड़ी गई तो हम नहीं पकड़े जाएंगे क्या? सेफ्टी एडवांस में ही साथ लेकर चलना चाहिए, समझी? हाँ समझ गई। वैसे मैंने इसलिए फोन किया था कि आजकल तुम नाभि वाले केसेस की फाइलें नहीं दे रही हो। कैसे दूं? केस आएंगे तो तब दूंगी ना, यहाँ किसी का खून ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर माधवी ने इतना ही कहा था कि तभी उसके कैबिन में इंस्पेक्टर अजय आ जाता है। अचानक से अजय को देखकर डॉक्टर माधवी शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है, कहीं इंस्पेक्टर अजय ने उसकी सारी बातें तो नहीं सुन ली। अगर खून ही नहीं होगा तो कमजोरी तो होगी ना, उनके शरीर में खून की कमी है। आप लेकर आ जाना, यहाँ पर ओ पॉजिटिव ब्लड अवेलेबल है, आप आ जाना, मैं लगा दूंगी। डॉक्टर माधवी बात को पलट कर इतना कहकर फोन कट कर देती हैं। तो कैसे हैं इंस्पेक्टर अजय आप? डॉक्टर माधवी ने अजय से कहा। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अजय ने कहा, जी मैं भी ठीक हूँ। तभी अजय की नजर डॉक्टर माधवी के टेबल पर रखी फाइल पर जाती है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं ये फाइल देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर माधवी मन ही मन सोचने लगती है कि इसकी इस पर कब नजर पड़ गई। अजय फाइल उठाता है और उसके पन्ने पलटने लग जाता है। डॉक्टर माधवी मन ही मन घबराने लगती है और सोचने लगती है, कहीं अजय को पता ना चल जाए कि वो नाभि वाले केसेस की फाइल किसी को दे देती है। डॉक्टर माधवी यही सोच सोचकर पसीने से भीग जाती है। डॉक्टर माधवी को बहुत टेंशन होने लगती है। डॉक्टर माधवी, इसमें तो सारे नाभि केसेस की लिस्ट है जो बलमाटोला गांव में हुए हैं, आपने फाइल क्यों बनाई? आप कब से पुलिस का काम करने लगी? अजय ने कहा, वो क्या है ना अजय, मैंने सोचा इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने फाइल बनाई। इससे तुम्हें आसानी होगी जानने में कि कितने केसेस हुए और किस तरह से हुए। डॉक्टर माधवी ने हंसते हुए और अपनी टेंशन के चेहरे के पीछे छुपाते हुए कहा, अच्छा वैसे कैसे आना हुआ, कोई नया केस आया क्या? डॉक्टर माधवी ने कहा, अरे नहीं कोई नया केस नहीं आया, वो तो मैं आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। क्या कहा? आपको प्रॉब्लम है? फिर बताइए।
क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ दिनों से एक सपना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कैसा सपना? क्या आप मुझे डिटेल में समझाएंगे? आप गौरी को तो जानती होंगी, वो पिछले साल जिसकी लाश हमें बलमाटोला गांव के तालाब से मिली थी। मुझे सपने में वो गौरी दिखती है। क्या कहा? वो गौरी? जी हाँ, वो गौरी नर्स की ड्रेस पहनी हुई रहती है एक अस्पताल के अंदर, और उसके हाथ में एक नवजात बच्चा रहता है। वो उस बच्चे को कोई सा इंजेक्शन लगाती है और वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तभी मेरी नींद खुल जाती है और फिर रात भर मुझे उस बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस कारण रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ। अच्छा, तो ये परेशानी है। आप ये बताइए कि कब से आपको ये सपने आ रहे हैं? जी बस अभी 1 हफ्ता ही हुआ होगा। देखो अजय, ये सपना जो तुम्हें बार बार आ रहा है, ये आमतौर पर कच्ची नींद में आते हैं। ये सब हमारे अचेतन मन और दिन भर के तनाव के कारण होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम दिन भर जो काम करते हैं अक्सर सपने उसी में से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखते हैं। तुम दिन भर नाभि वाले केसेस की तहकीकात कर रहे हो, शायद इसी वजह से सपने में तुम्हें गौरी नजर आ रही है, और ये जो बच्चा है वो तुम्हारे सपने की परिकल्पना है और कुछ नहीं। अक्सर ऐसे कुछ सपने नाइटमेयर बन जाते हैं। आमतौर पर सबको ऐसे सपने आते हैं, जो घबराने वाली बात कोई नहीं है। जी, इसका कोई इलाज है ना? हाँ, क्यों नहीं। मेडिकल साइंस में सब चीजों का इलाज है। जो बीमारी तुम्हें हुई है उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, और शॉर्ट में मतलब PTSD। वैसे शुरुआत में बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाता है, बस आपको रिलैक्स करना है और नींद पूरी लेनी है। अगर फिर भी नाइटमेयर कम ना हो तो मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ। इसमें कुछ नींद की और कुछ एंटी स्ट्रेस की कैप्सूल हैं। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ठीक है, जितना हो सके उतना तनाव से दूर रहने की कोशिश करना, और जो दवाइयां लिखी हैं लिमिट में लेना, ज्यादा नहीं, वरना ये हानिकारक हो सकती हैं। जी, डॉक्टर माधवी अजय को पर्चे में लिखकर दवाइयां देती है और अजय वहां से चला जाता है। दोपहर के 3 बज गए थे और माखनलाल और अजय जिप्सी से कहीं जा रहे थे। माखनलाल जिप्सी चला रहा था और अजय माखनलाल के साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था। साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, हम लोग रुद्र के घर क्यों जा रहे हैं? माखनलाल ने कहा। माखनलाल, कैसी बातें करो कि क्यों जा रहे हैं? तन्वी के पूरे केस में रुद्र का ही तो अहम रोल है। मतलब कैसे साहब? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, रुद्र का रिसेप्शन पार्टी में जाना और तन्वी का गायब हो जाना, और एक और बात, तन्वी तभी गायब हुई जब अनन्या ने उसे गले लगाया। हाँ साहब, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की। माखनलाल, क्या तुमने एक और बात नोटिस की? कौन सी बात साहब? याद है रुद्र की जब गौरी से शादी होने वाली थी तो गौरी भी गायब हो गई थी, और जब रुद्र तन्वी की शादी में गया तो तन्वी भी गायब हो गई। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि रुद्र मनहूस है? जिस शादी में जाता है वहां की दुल्हन गायब हो जाती है? नहीं माखनलाल, मैं बस ये साफ करना चाहता हूँ कि इन सबका रुद्र से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। जितना मुझे तन्वी के बारे में पता है, तन्वी का इस दुनिया में कोई नहीं है और गौरी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हाँ साहब, ये बात भी बहुत कॉमन है दोनों में। माखनलाल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें रुद्र के घर पर जाकर पता चलेगा। या आखिर तन्वी ने कुलदीप से शादी क्यों की, जबकि वो तो रुद्र से प्यार करती थी? और गौरी के मर जाने के बाद तो रास्ता बहुत साफ हो गया था, रुद्र और तन्वी आराम से एक दूसरे से शादी कर सकते थे। हाँ साहब, ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही। अजय और माखनलाल रुद्र की हवेली पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और पास में रुद्र की जिप्सी खड़ी हुई थी। अजय रुद्र की जिप्सी के चारों तरफ घूमने लग जाता है। अजय को जिप्सी के चारों तरफ घूमता हुआ देख माखनलाल कहता है, साहब ये आप क्या कर रहे हैं? जिप्सी के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? माखनलाल, देख रहा हूं किसी की नजरों से छुपाकर, जिप्सी के अंदर छुपाकर किसी को किडनैप किया जा सकता है या नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रुद्र और उसके दोस्तों ने मिलकर तन्वी का किडनैप किया है? माखनलाल, ये जो दोस्त होते हैं ना, दोस्ती के लिए सब कुछ कर सकते हैं, किडनैप क्या, किसी का खून भी। और मैंने पहले ही कहा था, किसी को पाने के लिए रुद्र कुछ भी कर सकता है। बड़ा ही जिद्दी है ये बचपन से। अजय और माखनलाल रुद्र की जिप्सी के पास खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर पानी की बाल्टी लेकर राम काका आ जाते हैं। पानी की बाल्टी काफी भरी थी और जब राम काका उसको लेकर चल रहे थे तो बाल्टी में पानी ज्यादा होने की वजह से उसका पानी बाहर गिर रहा था। अरे मालिक, आप? राम काका ने अजय और माखनलाल को देखते हुए कहा। कैसे हैं राम काका आप? अजय ने कहा। ठीक हूं मालिक, आप बताइए आप दोनों कैसे हैं? हम भी ठीक है राम काका, माखनलाल ने कहा। वैसे बाल्टी में पानी लेकर कहां जा रहे हैं आप? अजय ने कहा। कहीं नहीं मालिक, बस यहीं पर ला रहा था छोटे मालिक की जिप्सी धोने के लिए। छोटे मालिक की जिप्सी यानी रुद्र की जिप्सी? पर क्यों धो रहे हैं आप? अजय ने शक करते हुए पूछा। वो क्या है ना, बड़ी गंदी हो गई है और देखिए पूरी मिट्टी से भर गई है।
तो छोटी मालकिन ने कहा कि जिप्सी धो देना, तो धो रहे हैं। अच्छा ठीक है, वैसे कौन कौन है घर में? जी सभी हैं। ठीक है, फिर आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करते हैं। इतना कहकर अजय और माखनलाल हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। अनन्या भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसे अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। जब अजय और माखनलाल हवेली के अंदर आते हैं तो सभी लोग उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। आयशा सोफे पर से उठ जाती है और कहती है, अरे इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ हम, माखनलाल ने कहा। कैसे आना हुआ आपका? संतोष ने कहा। अरे संतोष जी, पुलिस वाले हम हैं और हमारा काम है सवाल पूछना। आप तो हमारा ही काम करने लगे। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसको साझे, तो सवाल हम पूछेंगे और जवाब आप लोग देंगे। अजय ने कहा, कैसे सवाल? रुद्र ने कहा, बताते हैं रुद्र, थोड़ा सब्र तो रखो, बैठने के लिए नहीं कहोगे? अरे आइए ना आप, बैठिए, आयशा ने कहा। अजय और माखनलाल सभी लोगों के सामने सोफे पर बैठ जाते हैं। मैं आप लोगों से जो सवाल पूछने वाला हूं, तो मैं आप सबको पहले ही बता देता हूं कि आप उनका सीधा सीधा जवाब दें। बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा, समझे? हमारे पास पहले वक्त बहुत कम है। तो मेरा सवाल सीधा रुद्र तुमसे है। अजय ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है अजय तुम्हें? रुद्र ने कहा, क्या तुम तन्वी से प्यार करते थे? अजय ने कहा, इसका कैसे क्या लेना देना? रुद्र ने कहा, रुद्र मैंने पहले ही कहा था, मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब देना। मैंने पूछा क्या तुम तन्वी से प्यार करते थे? हाँ, रुद्र ने कहा। क्या तन्वी भी तुमसे प्यार करती थी? हाँ। यदि हाँ, तो फिर तन्वी ने किसी और से शादी क्यों की? पता नहीं। पता नहीं से क्या मतलब? तुम प्यार करते थे उससे, इतना भी नहीं पता कि उसने किसी और से शादी क्यों की? वही अजय, मैं प्यार करता था और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम दोनों का कॉलेज में ही ब्रेकअप हो गया था। सिर्फ ब्रेकअप हुआ था रुद्र, और ब्रेकअप होने से प्यार तो खत्म नहीं होता ना। तभी तो पिछली बार तन्वी तुम्हारी शादी में आई थी। रुद्र अजय की बात का कोई जवाब नहीं देता। क्या तुम में से किसी को भी पता है कि तन्वी ने कुलदीप से शादी क्यों की? अजय ने कहा। कोई कुछ जवाब नहीं देता है। अनन्या, तुम्हें तो पता ही होगा ना, आखिर तुम तन्वी की बेस्ट फ्रेंड जो थी। अजय ने अनन्या से सवाल पूछा। नहीं इंस्पेक्टर अजय, मुझे नहीं पता, क्योंकि तन्वी का तो 1 साल से मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। अनन्या ने कहा। पर क्यों? क्या तुम में से किसी की भी 1 साल से तन्वी से बात नहीं हुई? नहीं, पीयूष ने कहा। अच्छा अब ये बताओ कि जिस वक्त तन्वी रिसेप्शन पार्टी से गायब हुई, उस वक्त रुद्र तुम कहाँ थे? अजय ने कहा, मैं अर्जुन के साथ पार्टी में ही था और समीर, पीयूष और अनन्या स्टेज पर गए थे। तुम स्टेज पर क्यों नहीं गए थे? मेरा मन नहीं था। मन नहीं था या तुम सबकी प्लानिंग थी? तुम कहना क्या चाहते हो अजय? रुद्र ने कहा। यही रुद्र कि तुम सब प्लानिंग के साथ गए थे। वहां पर तुमने समीर, पीयूष और अनन्या को स्टेज पर भेजा और अर्जुन को लाइट का स्विच ऑफ करने के लिए। जैसे ही अर्जुन ने लाइट का स्विच ऑफ किया, अनन्या ने उसी वक्त गले मिलकर तन्वी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया, जिससे वो बेहोश हो गई। और उसी वक्त तुम तन्वी को अंधेरे में वहां से लेकर चले गए। और जब लाइट आई तो अनन्या ने बेहोशी का बहाना किया ताकि आधे लोगों का वहां पर माइंड डाइवर्ट हो जाए, और हॉस्पिटल का बहाना बनाकर तुम लोग तन्वी को लेकर वहां से सब के सब निकल गए। अजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? आखिर हम लोग तन्वी को किडनैप क्यों करेंगे? क्योंकि तन्वी ने किसी और से शादी कर ली रुद्र, और तुम अभी उससे प्यार करते हो। ये तुम्हें भी पता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इंस्पेक्टर अजय, तुम हम पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो, समझे? हमें तो पता ही नहीं था कि हम लोग तन्वी की रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं। हमें तो वहां पर जाकर पता चला कि तन्वी ने शादी कर ली है, समीर ने कहा। बच्चे ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने जबरदस्ती करके उन्हें वहां पर भेजा था ताकि महेंद्र सिंह और हमारे रिश्तों में कड़वाहट ना आ जाए, आयशा ने कहा। कड़वाहट तो आई गई है ना आयशा जी, आखिर आपकी घर की बनने वाली बहू किसी और की बहू जो बन गई है। पर यह सोचिए, जब महेंद्र सिंह को जो पता चलेगा कि उनकी बहू पहले से किसी से प्यार करती थी और वो कोई और नहीं बलमा टोला के सरपंच का बेटा रुद्र है, तब क्या होगा? कितना बड़ा हड़कंप मचेगा उनके घर में। उसकी फिक्र आप मत करिए इंस्पेक्टर साहब, तब की तब देख लेंगे। आखिर हम भी राय हैं, संतोष ने कहा। खैर छोड़िए इन सब बातों को हाल फिलहाल के लिए। रुद्र, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को छोड़ रहा हूं क्योंकि कानून सबूत मांगता है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पर तुम सब शक की निगाहों में तो हो, तो जब भी मैं कॉल करूं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा, समझे? हाँ समझ गया। अजय, दोस्त होने के नाते एक एडवाइस दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी दोस्ती की भी और तुम्हारी एडवाइस की भी। ले लो, शायद काम आ जाए। मुझ पर और मेरे दोस्तों पर फालतू के आरोप लगाने से बेहतर होगा कि तुम अपना काम अच्छे से करो। खाली पुलाव बनाने की जगह केस सॉल्व करो तो अच्छा होगा। मुझे मेरा काम मत सिखाओ रुद्र, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर जल्द मुलाकात होगी सबूतों के साथ। इतना कहकर अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे। आसमान को काले बादल ने ढक रखा था। ताज गांव की सड़कों पर
घना अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरी सड़क पर आधी रात में तन्वी चल रही थी। तन्वी ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। ये वही जोड़ा था जिसमें वो रिसेप्शन पार्टी से गायब हुई थी। हाथों में लाल चूड़ियां और गले में लाल रंग का स्कार्फ। तन्वी सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने उसे अपने वश में करके रखा हो। सुनसान सड़क पर तन्वी अकेले अकेले चलते जा रही थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। दास गांव में सभी लोग सो चुके थे। जुगनों के ची ची की करने की आवाजें आ रही थीं। चलते चलते तन्वी दास गांव के घर के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही तन्वी वहां पर रुकती है, आसमान में कहीं से ढेर सारे चील आ जाते हैं और उस घर के ऊपर मंडराने लगते हैं। चीलों के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। तन्वी जिस घर के दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी, उस घर के दरवाजे के ऊपर कलावा बना हुआ था। ये वही कलावा था जो दास गांव के हर घर में मेघनाथ मंदिर के पुजारियों ने बनवाया था। मेघ की चुड़ैल से गांव वालों की रक्षा के लिए तन्वी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस दरवाजे के ऊपर का कलावा खोलने लग जाती है। जैसे ही वो कलावा खोलने की कोशिश करती है, आसमान में मंडरा रहे चील और तेज तेज चिल्लाने लग जाती हैं। तन्वी उस घर के दरवाजे पर बंधा कलावा खोल लेती है। उस घर के दरवाजे का कलावा खोलने के बाद तन्वी दास गांव के दूसरे घर की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो चलती जा रही थी, आसमान में मंडरा रहे चील भी उसके साथ चल रहे थे। तन्वी दूसरे घर के दरवाजे के पास जाती है और उस दरवाजे का कलावा खोलती है और तीसरे घर की तरफ बढ़ जाती है। एक एक करके तन्वी दास गांव के सभी घरों के दरवाजे पर बंधा कलावा खोल देती है। अगले ही पल अचानक से तन्वी बलमाटोला गांव पहुंच जाती है और बलमाटोला गांव के भी हर घर के दरवाजे पर बंधे कलावे खोलने लग जाती है। चीलों का झुंड अभी भी तन्वी के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। तन्वी के हाथ में बहुत सारे कलावे जमा हो गए थे। उसने बलमाटोला गांव के भी सभी घरों के दरवाजे पर कलावे खोल दिए थे। अगले ही पल तन्वी रुद्र के घर के पीछे वाले जंगल के तालाब के पास पहुंच जाती है। तन्वी ने उन कलावों को अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था। तन्वी तालाब की सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी। तन्वी अचानक से मुक्ति मुक्ति बोलने लग जाती है और अपना लेफ्ट पैर पानी के अंदर डालती है। जैसे ही वो अपना पैर पानी के अंदर डालती है, आसमान में मंडरा रहे चील जोर जोर चिल्लाने लग जाते हैं। अचानक से पूरा वातावरण बदल जाता है। कुछ समय पहले जो शांत माहौल था, अब उस माहौल में चीलों और जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तन्वी मुक्ति मुक्ति कहते हुए तालाब के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी कमर तक पानी आ गया था। उसकी लाल साड़ी पानी से भीग चुकी थी। अचानक से तन्वी का चेहरा बदल जाता है और उसका आधा चेहरा जल जाता है। तन्वी का चेहरा छाया के चेहरे में बदल जाता है। तन्वी की लाल रंग की साड़ी भी आधी जल गई थी, ठीक छाया की साड़ी की तरह जब उसे 19 साल पहले जलाया गया था। तालाब में आगे बढ़ते बढ़ते तन्वी तालाब के अंदर डूब जाती है। जैसे ही वो पानी के अंदर डूब जाती है, ऐसी आवाज आती है जैसे तब आती है जब कोई गर्म चीज को ठंडे पानी के अंदर डाल दी जाती है। नहीं 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 कहते हुए रुद्र अपने सपने में से उड़ जाता है। जब उठता है तो देखता है कि अर्जुन जाग रहा था और कमरे में बैठकर ही सिगरेट पी रहा था। यार, तुझे कैसे पता कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ और तू मुझे रोक क्यों रहा है? फिक्र मत कर, खिड़की खोल दी है और हवा भी चल रही है। नीचे चाचा चाची के कमरे तक स्मेल नहीं आएगी। अर्जुन ने सिगरेट के कश खींचते हुए कहा। रुद्र की नई नई आवाज सुनकर पीयूष और समीर भी जग जाते हैं। यार, मैं तुझे नहीं बोल रहा था, मैं तो तन्वी को रोक रहा था। रुद्र ने कहा। क्या कहा? तन्वी को रोक रहा था मतलब? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। यार, मैंने एक सपना देखा जिसमें तन्वी दास गांव और बलमाटोला गांव के घरों के दरवाजे पर बंधे कलावे खोल रही थी। वही कलावे जो मेघनाथ मंदिर के पुजारियों ने मेघ की चुड़ैल से दोनों गांव की रक्षा के लिए बनवाए हैं। रुद्र ने कहा। पर तन्वी ऐसा क्यों करेगी? पीयूष ने कहा। क्योंकि वो हमारी तन्वी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर मेघ की चुड़ैल थी। वो छाया थी, वही छाया जिसे 19 साल पहले जला दिया गया था। और इस बार तो मैंने उसका वो आधा जला हुआ चेहरा भी देखा। रुद्र ने कहा। क्या बात कर रहा है? तूने छाया का चेहरा देखा? अर्जुन ने कहा। हाँ भाई, जब तन्वी मुक्ति बोलकर तालाब के अंदर जा रही थी तो अचानक से उसका चेहरा जलने लग गया और वो चेहरा एक दूसरे चेहरे में तब्दील हो गया। और हो ना हो, वो छाया का ही चेहरा था, क्योंकि आखिर उसे ही तो जलाया गया था 19 साल पहले मेघ गांव के अंदर। रुद्र की बात सुनकर पीयूष डरने लग जाता है और कहता है। क्या बात कर रहा है भाई? यार, मुझे लगता है कि तन्वी अभी भी तालाब के पास ही होगी। हमें वहां पर जाना चाहिए और उसे लेकर आना चाहिए, कहीं वो चुड़ैल उसे कुछ कर ना दे। रुद्र ने कहा। यार, तू पागल हो रहा है क्या?
मौत को न्योता क्यों दे रहा है? वो तालाब भी जादुई तालाब है, भूल गया? उस बार जब तेरी शादी में हम लोग वहां पर नहाने गए थे तो किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था, पीयूष ने कहा। वो तालाब जादुई नहीं पीयूष, मायावी है। उस तालाब को मायावी शक्तियों से छाया ने जकड़ रखा है। क्योंकि एक बात तुमने नोटिस की कि ज्यादातर घटनाएं तालाब के पास ही होती हैं। रुद्र के पापा की मौत भी वहीं हुई, भिखारी की मौत भी वहीं हुई, गौरी की लाश और पिछली बार अनन्या भी हमें वहीं पर मिली थी। हो ना हो इस तालाब का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है मेरे गांव से, अर्जुन ने कहा। यार अर्जुन की बात में दम तो है, समीर ने कहा। फिर देर किस बात की भाई लोग, हमें भी उस तालाब के पास चलना चाहिए। हो सकता है तन्वी भी हमें वहां पर मिल जाए, रुद्र ने कहा। यार रुद्र तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है? तू अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहा है, साथ में हमारी भी डाल रहा है। रात में तालाब के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, पीयूष ने कहा। यार तुम लोगों को चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूं मेरी तन्वी को ढूंढने, रुद्र ने कहा। क्या कहा, मेरी तन्वी? रुद्र शायद तू भूल रहा है कि वो अब तेरी नहीं किसी और की तन्वी बन गई है, समीर ने कहा। रुद्र समीर की बातों को जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। अरे कहां जा रहा है अकेले? रुक, हम भी आ रहे हैं। अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। तू कुएं में कूदेगा तो तुझे क्या लगता है हम नहीं कूदेंगे? कहते हुए पीयूष भी रुद्र के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। समीर और अर्जुन भी साथ बाहर चले जाते हैं। रात के 3 बज गए थे और आधी रात बीत चुकी थी। झिंगुर के चींची चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यार रुद्र तुझे अभी भी लगता है कि हमें तालाब के पास जाना चाहिए? पीयूष ने रास्ते में चलते चलते कहा। रुद्र पीयूष की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के पास बहुत अंधेरा था। तालाब का पानी शांत था। आसपास मेढकों के टर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रुद्र और उसके दोस्त तालाब के पास तन्वी को ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें तन्वी कहीं नहीं मिलती है। यार मैंने कहा था ना तन्वी यहां नहीं होगी, हम बेफालतू यहां आ गए, समीर ने कहा। पर मैंने सपने में तन्वी को यहीं पर देखा था, वो यहीं है, रुद्र ने कहा। यहीं होगी तो फिर कहां है तन्वी, रुद्र? समीर ने कहा। मैंने तन्वी को सपने में पानी में डूबते हुए देखा था और मुझे लगता है वो पानी के अंदर होगी। मुझे पानी के अंदर जाना होगा, रुद्र ने कहा। ये तू क्या बोल रहा है रुद्र? पानी के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। उस चुड़ैल ने तुझे कुछ कर दिया तो? पीयूष ने कहा। हाँ रुद्र, पीयूष ठीक बोल रहा है, पानी में जाना ठीक नहीं है, अर्जुन ने कहा। और वैसे भी पानी बहुत ठंडा है, पानी में जाने की वजह से तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है, समीर ने कहा। अर्जुन, पीयूष और समीर बहुत कोशिश करते हैं रुद्र को समझाने की, पर वो उनकी बात नहीं मानता है और अचानक से पानी के अंदर छलांग लगा देता है। रुद्र पानी के अंदर छलांग लगाता है। पानी के छींटे उड़ने की आवाजें आती हैं। पानी की कुछ बूंदें अर्जुन, पीयूष और समीर के ऊपर उड़ जाती हैं। रुद्र, 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 अर्जुन चिल्लाते हुए रुद्र को आवाज लगाता है, पर उससे पहले ही रुद्र पानी में कूद चुका होता है। यार ये रुद्र भी ना कभी हमारी बात ही नहीं मानता। कॉलेज में भी अपने मन की करता था और यहां भी अपने मन की ही करता है, समीर ने कहा। अपनी जान की जरा सी भी परवाह नहीं है ऐसे भी। पता नहीं ये तन्वी के लिए क्या क्या करेगा, ये जानते हुए भी कि वो अब किसी और की अमानत बन गई है, अर्जुन ने कहा। रुद्र पानी के अंदर था और तन्वी को ढूंढ रहा था, पर तन्वी उसे नहीं मिल रही थी। पानी साफ नहीं होने की वजह से उसे पानी के अंदर अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी के अंदर ही उसे कलावे पड़े हुए मिलते हैं, वही कलावे जो तन्वी ने दास गांव और बलमटोला गांव के दरवाजे पर से निकाले थे। रुद्र जैसे ही उन कलावों को पकड़ता है, अचानक से तालाब में पानी काला हो जाता है। रुद्र सोचने लगता है कि उसके चारों तरफ का पानी काला कैसे हो गया। वो अपने हाथों से काला पानी हटाने लगता है, पर वो काला पानी नहीं हट रहा था। यार बहुत देर हो गई, रुद्र अभी तक क्यों नहीं आया, समीर ने कहा। यार मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है, कहीं उस चुड़ैल ने उससे कुछ कर तो नहीं दिया पानी के अंदर, पीयूष ने कहा। यार आई थिंक हमें पानी के अंदर चलकर देखना चाहिए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, अर्जुन ने कहा। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर रखवाली करता हूँ। हम तीनों को कुछ हो गया तो कोई तो होना चाहिए ना जो गाँव वालों को बुला ले, पीयूष ने कहा। डरपोक कहीं के, बस यही कामना कर तू कि हमें कुछ हो जाए, समीर ने कहा। यार वक्त बर्बाद मत कर और जल्दी चल पानी के अंदर, अर्जुन ने कहा। हाँ चल। समीर और अर्जुन भी पानी के अंदर कूद जाते हैं। रुद्र अभी भी अपने हाथों से काला पानी हटा रहा था और पानी के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। रुद्र अपने हाथों से पानी निकाल ही रहा था कि तभी उसे पानी के अंदर एक लाल साड़ी में एक लड़की दिखती है। काला पानी होने की वजह से उस लड़की का चेहरा रुद्र को नहीं दिख पा रहा था।
वो लड़की वही लाल साड़ी पहने थी जैसी तन्वी ने पहनी थी। रुद्र को लगता है कि वही तन्वी है और रुद्र पानी के अंदर उस लाल साड़ी पहनी लड़की के पास जाने लगता है। पानी के अंदर लाल साड़ी पहनी लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने अपने चेहरे पर घूंघट भी ओढ़ कर रखा था। रुद्र उस लड़की के नजदीक पहुंच गया था। रुद्र पानी के अंदर था, इसलिए वो उस लड़की को आवाज नहीं लगा पा रहा था। रुद्र अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उस लड़की का घूंघट ऊपर करने लग जाता है। जैसे ही रुद्र उस औरत का घूंघट ऊपर करता है, वो देखता है कि वो तन्वी नहीं बल्कि छाया थी। छाया का आधा चेहरा जला हुआ था। रुद्र उसका चेहरा देखकर डर जाता है। उसके मुंह से बुलबुले बनने लग जाते हैं और अचानक से छाया उसके सामने से गायब हो जाती है। रुद्र को अचानक ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे पानी के अंदर नीचे खींच रहा हो। रुद्र पानी के तल तक पहुंच जाता है और वो डूबने लग जाता है। रुद्र की आंखें बंद होने लगती हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला। तभी वहां पर अर्जुन और समीर पहुंच जाते हैं और उसे पानी के अंदर से बाहर ले जाते हैं। जब पीयूष अर्जुन और समीर को रुद्र को पानी से बाहर लाते हुए देखता है तो वो घबरा जाता है और कहता है, इसे क्या हो गया? अर्जुन और समीर रुद्र को जमीन पर लेटा देते हैं। रुद्र के शरीर के अंदर पानी भर गया था। अर्जुन रुद्र के सीने को अपने हाथों से दबाने लग जाता है। यार, रुद्र को हुआ क्या, कुछ बताओगे? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, स्विमिंग तो इसे आती है, पर फिर पता नहीं कैसे डूब गया, समीर ने कहा। अर्जुन बार बार अपने दोनों हाथों से रुद्र का सीना दबाए जा रहा था। तभी रुद्र अपने मुंह से पानी फेंकने लग जाता है। रुद्र पानी थूकते हुए उड़ जाता है। रुद्र, क्या हुआ था पानी के अंदर? अर्जुन ने कहा। अर्जुन, मैंने पानी के अंदर छाया को देखा, रुद्र ने कहा। क्या कहा? छाया यानी मेघ की चुड़ैल, वही औरत जिसे 19 साल पहले जला दिया गया था, पीयूष ने कहा। हाँ भाई, वही औरत को। पहले मुझे लगा कि वो तन्वी है, क्योंकि उसने भी लाल साड़ी पहनी हुई थी, पर वो अपनी तन्वी नहीं, छाया थी, रुद्र ने कहा। क्या तुझे फिर पानी के अंदर तन्वी नहीं मिली? अर्जुन ने कहा। नहीं, वहां मुझे तन्वी नहीं मिली, पर वहां पर पानी के अंदर ये कलावे पड़े हुए मिले थे, जो मेरे सपने में तन्वी ने नूह के घरों के दरवाजे पर से निकाले थे। रुद्र ने अपने हाथ में पकड़े कलावे दिखाते हुए कहा। इसका मतलब जो तूने सपने में देखा वो सपना नहीं था, हकीकत थी, पीयूष ने कहा। हाँ पीयूष, रुद्र का सपना हकीकत था, अर्जुन ने कहा। चलो चलते हैं अभी यहां से, इससे पहले यहां कुछ और हो, समीर ने कहा। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि हमें यहां से जल्द से निकल जाना चाहिए, यही हम सबके लिए ठीक होगा, पीयूष ने कहा। तो चलो फिर, अर्जुन ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। महेंद्र सिंह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। ठाकुर साहब, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, बहू अचानक से स्टेज पर से गायब कहां हो गई, ठकुराइन ने कहा। मेरे भी समझ नहीं आता ठकुराइन, ऐसा कैसे हो गया? बहू ऐसे गायब हुई जैसे उसके अंदर कोई अदृश्य शक्ति हो, महेंद्र सिंह ने कहा। ठाकुर साहब, अभी तो बहू ने सही से घर में प्रवेश भी नहीं किया था, तो इतनी सारी परेशानियां होने लगी। जब बहू घर के अंदर प्रवेश कर लेगी तब क्या होगा? ठकुराइन, तुम ये मत सोचो, पहले बहू को मिलने तो दो। महेंद्र सिंह और ठकुराइन बातें कर ही रहे थे कि तभी ठाकुर साहब कहते हुए लालू बाहर से हवेली के अंदर आता है। लालू बहुत घबराया हुआ लग रहा था। क्या हुआ लालू, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? महेंद्र सिंह ने कहा। ठाकुर साहब, गजब हो गया। क्या गजब हो गया लालू, कुछ बताओगे भी? ठकुराइन ने कहा। वो जो कलावे दास गांव बलमटोला गांव के घर के दरवाजे के बाहर बंधे थे ना, वो कलावे, इतना कहकर लालू सांस लेने लग जाता है। वो कलावे क्या लालू, आगे बताओ ना, उन कलावे को क्या? महेंद्र सिंह ने कहा। वो कलावे रात ही रात में किसी ने खोल दिए। क्या कहा, किसी ने खोल दिए? महेंद्र सिंह ने हैरानी के साथ कहा। हाँ ठाकुर साहब, किसी के घर में भी वो कलावे नहीं बंधे हुए हैं, सिर्फ दास गांव ही नहीं, बलमटोला गांव के कलावे भी खुले हुए हैं। पर वो कलावे किसने खोले? ठकुराइन ने कहा। पता नहीं मालकिन, लालू ने कहा। लगता है मुसीबत और अपने गांव में भी आ गई है। हमें अभी मेघनाथ मंदिर के पुजारी से मिलने जाना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, महेंद्र सिंह ने कहा। ठाकुर साहब, आप अभी जाइए, पता नहीं कब क्या हो जाए, ठकुराइन ने कहा। हाँ, हम अभी निकलते हैं ठकुराइन, आप फिक्र मत कीजिए। चलो लालू। जी ठाकुर साहब, चलिए, लालू ने कहा। मेघनाथ मंदिर के अंदर आदित्य पुजारी ध्यान में बैठे हुए थे और वहीं पर नीरज और निर्मल पुजारी खड़े हुए थे। तभी वहां पर महेंद्र सिंह अपने नौकर लालू के साथ आ जाता है। जय महाकाल पुजारी जी, महेंद्र सिंह ने कहा। जय महाकाल ठाकुर जी, निर्मल पुजारी ने कहा। वो मुझे आपसे जरूरी बात
महेंद्र सिंह ने इतना ही कहा था कि तभी नीरज पुजारी महेंद्र सिंह को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, कृपा करके आप कुछ समय चुप रहें। जी, महेंद्र सिंह ने कहा। आदित्य पुजारी ध्यान में बैठे हुए थे और नीरज, निर्मल, महेंद्र सिंह और लालू चुपचाप खड़े हुए थे। आदित्य पुजारी के गले में एक मुखी रुद्राक्ष था। अचानक से वो एक मुखी रुद्राक्ष चमकने लग जाता है। महेंद्र सिंह और लाल ये दृश्य देखकर दंग रह गए थे। वो रुद्राक्ष ऐसे चमक रहा था जैसे उसके अंदर नागमणि रखा हुआ हो। महेंद्र सिंह और लालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। नीरज और निर्मल पुजारी रुद्राक्ष को चमकता हुआ देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। उनके चेहरे पर यह खुशी देखी जा सकती थी। तभी अचानक से रुद्राक्ष चमकना बंद कर देता है। आदित्य पुजारी धीरे से अपनी आंख खोलते हैं। जैसे ही आदित्य पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं, नीरज पुजारी उनसे कहते हैं, क्या हुआ, काम हुआ? नहीं हो पाया। इस बार हम बहुत करीब थे, पर पता नहीं कैसे हमारा संपर्क टूट गया, आदित्य पुजारी ने कहा। नमस्कार पुजारी जी, महेंद्र सिंह ने कहा। जय महाकाल, आदित्य पुजारी ने कहा। गजब हो गया पुजारी जी, महेंद्र सिंह ने कहा। क्या हो गया ठाकुर साहब, आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हैं? चिंता की बात तो है ही ना पुजारी जी। कल रात बलमाटोला गांव और हमारे गांव के किसी ने कलावे खोल दिए। वही कलावे जो आपने हमें उस चुड़ैल से रक्षा के लिए बांधने के लिए बोले थे। हमें पता है ठाकुर साहब, हमें तो ये भी पता है कि आपकी बहू गायब हो गई है। पर क्या आपको आपकी बहू के बारे में एक बात याद है? कैसी बात पुजारी जी? यही कि आपकी बहू को और किसी ने नहीं बल्कि मेघ की चुड़ैल ने गायब करवाया है। क्या? महेंद्र सिंह ने हैरानी के साथ कहा। हाँ ठाकुर साहब, वो चुड़ैल किसी के शरीर में प्रवेश करके आपके गांव आई थी। यदि आपको सब कुछ पता है तो आप कुछ करते क्यों नहीं पुजारी जी? आप ये सब रोकते क्यों नहीं? भविष्य का ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था महेंद्र सिंह जी। क्या वो युद्ध होने से रोक पाए थे? ठीक इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लड़ाई जीत व हार की नहीं होती, पाप और पुण्य की होती है। उसी के आधार पर भविष्य की रचना होती है। जी पुजारी जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा से सभी घरों में कलावे बांध दें उस चुड़ैल से रक्षा करने के लिए? नहीं, ऐसा कदापि नहीं किया जा सकता महेंद्र सिंह जी, निर्मल पुजारी ने कहा। किसी भी दैवीय सामग्री का उपयोग सिर्फ एक बार किया जाता है और यदि किसी कारणवश वो निष्फल हो जाती है तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, नीरज पुजारी ने कहा। तो आप सब कुछ करते क्यों नहीं पुजारी जी? क्या यूं ही उस चुड़ैल का आतंक हम चुपचाप देखते रहें? आप उसे रोकते क्यों नहीं? इतनी दैवीय शक्तियां नहीं है हमारे पास कि हम उस चुड़ैल को रोक सकें। उस चुड़ैल से लड़ने की शक्तियां सिर्फ हमारे गुरु पंडित सुशलाचार्य जी के पास ही हैं, नीरज पुजारी ने कहा। तो आप उन्हें बुलाते क्यों नहीं है पुजारी जी? 1 साल से उस चुड़ैल ने आतंक मचाकर रखा है। कहीं ऐसा ना हो जब पूरा गांव तबाह हो जाए तब पंडित सुशलाचार्य जी लौटे। आपके आने से कुछ समय पश्चात हम गुरु जी से ही संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे, आदित्य पुजारी ने कहा। फिर आपका संपर्क हुआ? हमारा गुरु जी से संपर्क होने ही वाला था कि उससे पहले ही वो संपर्क टूट गया। किसी शैतानी शक्ति ने वो संपर्क जोड़ने से पहले ही वो तोड़ दिया। क्या कहा, शैतानी शक्ति? महेंद्र सिंह ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, शैतानी शक्ति। वो बहुत ही शैतानी शक्ति थी, इतनी कि उसने गुरुजी के साथ हमारा संपर्क तोड़ दिया। क्या वो शैतानी शक्ति दास गांव के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है? जी नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मेघ का दूसरा दरवाजा नहीं खुल जाता। आप लोग और आपका गांव सुरक्षित है। आपको याद है ना, मेघ के दूसरे दरवाजे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो भूल कर भी नहीं खुलना चाहिए, निर्मल पुजारी ने कहा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मेघ के दूसरे दरवाजे की चाबी मैंने ऐसी जगह छुपा कर रखी है जहां वो किसी के हाथ नहीं लग सकती। कोई उस चाबी के पास नहीं पहुंच सकता है। जी, फिर ठीक है। याद रखना, जब तक मेघ का दूसरा दरवाजा बंद है तब तक आपका गांव सुरक्षित है। लेकिन जिस दिन वो दरवाजा खुलेगा उस दिन कुछ कह नहीं सकते कि आपके गांव का क्या होगा, क्योंकि वो दरवाजा गुरुजी ने बहुत ही दैवीय शक्तियों से बनाया था, नीरज पुजारी ने कहा। जी, आप फिक्र मत कीजिए। यदि मेघ के दूसरे दरवाजे की हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने ली है तो वो नहीं खुलेगा। आप भी फिक्र मत कीजिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे गुरुजी से संपर्क साधने की। जैसे हमारा संपर्क होगा हम उन्हें यहाँ पर बुला लेंगे, आदित्य पुजारी ने कहा। जी अच्छा, फिर हम चलते हैं। जय महाकाल, महेंद्र सिंह ने कहा। जय महाकाल, आदित्य पुजारी ने कहा। महेंद्र सिंह और लालू मेघनाथ मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही लालू कहता है, मालिक एक बात कहें क्या आपसे? हाँ कहो ना लालू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपको नहीं लगता कई दिन या महीने हो गए निशांत पुजारी जी को देखे हुए? हाँ लालू, दिन तो बहुत हो गए। जब से आदित्य पुजारी मेघनाथ मंदिर के मठ के पुजारी बने तब से वो कहीं नजर नहीं आए। वही मालिक, मैंने तो सुना है आदित्य पुजारी और निशांत पुजारी की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती थी। बचपन से आदित्य पुजारी पंडित सुशलाचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य रहे हैं और अब देखिए मठ के गुरु भी वही बने हैं। हाँ वो तो बात है,
बातें करते करते महेंद्र सिंह और लालू कार तक पहुंचते हैं और मेघनाथ मंदिर से निकल जाते हैं। शाम के 5 बज रहे थे। आयशा, स्वाति और संतोष एक साथ ही हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अनन्या बेटा? आयशा ने कहा। हाँ आंटी जी, अब ठीक है। अब पहले से बहुत बेहतर फील हो रहा है, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, अनन्या ने कहा। डॉक्टर माधवी को तो नहीं बुलाना ना बेटा, यदि तुम कहो तो मैं उन्हें फोन कर देता हूँ, वो आ जाएंगी, संतोष ने कहा। नहीं अंकल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी मैं, अनन्या ने कहा। माँ रात में खाने में क्या बनाना है? स्वाति ने किचन के अंदर से आते हुए पूछा। बना ले बेटा जो बनाना है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी काम में मन ही नहीं लगता है, आयशा ने कहा। आयशा, ऐसे कैसे चलेगा? संतोष ने कहा। ऐसा मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचा था रुद्र बेटे की तन्वी बेटी से शादी करवा दूंगी और दीदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, पर अब वो ख्वाहिश लगता है कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आयशा, अब होने को कौन रोक सकता है, जो होना रहता है वो होकर ही रहता है, संतोष ने कहा। आयशा और संतोष बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर बाहर से रुद्र, पीयूष, समीर और अर्जुन आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तन्वी बेटा को कुछ पता चला, वो मिली या नहीं मिली? आयशा ने कहा। रुद्र कुछ जवाब नहीं देता। बताओ रुद्र, तन्वी मिली या नहीं मिली? अनन्या ने कहा। नहीं चाची, तन्वी कहीं नहीं मिली। आसपास के सभी गांवों में उसे ढूंढ लिया, पर वो कहीं मिल ही नहीं रही है, रुद्र ने कहा। तुमने तालाब के पास देखा रुद्र बेटा? संतोष ने कहा। वहां तो अंकल जी हमने कल रात में उसे देख लिया था, पीयूष ने कहा। क्या कहा, कल रात में? संतोष ने हैरानी के साथ कहा। बेटा, तुम लोग कल रात को तालाब के पास क्यों गए थे? पता है ना, रात में तालाब के पास जाना ठीक नहीं है। जेठ जी की भी मौत वहीं हुई थी, ये जानते हुए भी तुम उस रात में वहां पर चले गए। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? आयशा ने कहा। सॉरी चाची, मैं भूल गया था, पर मैं क्या करता। कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने तन्वी को तालाब के पास देखा था, रुद्र ने कहा। क्या कहा, तालाब के पास? अनन्या ने कहा। हाँ, इसलिए हम वहां पर गए थे, पर वहां पर कोई नहीं था, और वहां पर पानी के अंदर मैंने जिसे देखा मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा क्या देखा तुमने पानी के अंदर रुद्र बेटा? संतोष ने कहा। पानी के अंदर मैंने छाया को देखा चाचा जी। ये वही छाया है ना जिसका नाम भाभी की आत्मा ने बताया था, और यही मेघ की चुड़ैल थी ना? संतोष ने कहा। हाँ चाचा जी, ये वही है। छाया का आधा चेहरा जला हुआ था और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वो भी आधी जली हुई थी। उसको उसी साड़ी में जलाया गया था ना? हाँ बेटा, सुना तो यही था हमने कि मेघ गांव में एक औरत को सुहागन के जोड़े में जलाया गया था, आयशा ने कहा। पर क्यों चाची, हर बार सिर्फ यहीं पर आकर हम रुक जाते हैं कि आखिर उसे क्यों जलाया गया था? आप लोगों को नहीं पता क्या उसे क्यों जलाया गया था? आप भी तो तब यहीं पर होंगे ना? नहीं बेटा, जिस वक्त उसे जलाया गया था उस वक्त मैं तुम्हारे चाचा के साथ अपने मायके गई हुई थी। चाची, गांव वालों से सुना है कि उस औरत को जलाने में पिताजी का भी हाथ था, क्या है, सच है? रुद्र ने कहा। संतोष और आयशा रुद्र के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। चाची बताइए, मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या छाया को जलाने में पिताजी का भी हाथ था? हाँ रुद्र बेटा, छाया को जलाने में तुम्हारे पिताजी का भी हाथ था, आयशा ने कहा। तो फिर आपने उन्हें यह पाप करने से रोका क्यों नहीं, और उनसे पूछा क्यों नहीं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर छाया को क्यों जलाया? कैसे पूछते बेटा, घर के छोटों को कभी बड़ों से सवाल करने का हक मिला है? तुम्हारे चाचा ने कई बार पूछा जेठ जी से कि उन्होंने छाया के साथ ऐसा क्यों किया, पर जेठ जी ने उन्हें कभी नहीं बताया, हमेशा उन्हें छोटा ही समझा। तुम्हारे चाचा को तो छोड़ो रुद्र बेटा, जेठ जी ने कभी दीदी को भी नहीं बताया कि उन्होंने छाया को क्यों जलाया। सही कहा है किसी ने कि पूर्वजों द्वारा किए गए पाप को उनके आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। ना ही पापा छाया को जलाते, ना ही वो चुड़ैल बनकर मेरी तन्वी को गायब करती। पता नहीं तन्वी किस हालत में होगी, वो ठीक भी होगी या नहीं। रुद्र तू फिक्र मत कर, हम तन्वी को जल्दी ढूंढ लेंगे, और भरोसा रख, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतीत हमें यही तो नहीं सिखाता ना कि उस पर पछताया जाए, अतीत तो हमें यह सिखाता है कि उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाए, अर्जुन ने कहा। हाँ रुद्र, अर्जुन ठीक कह रहा है, समीर ने कहा। स्वाति बेटा, जा रुद्र बेटा और उनके दोस्तों के लिए पीने के लिए पानी ले आ, आयशा ने कहा। जी माँ, अभी लाई। इतना कहकर स्वाति पीने का पानी लेने किचन में चली जाती है। अजय डॉक्टर माधवी से मिलने के लिए चिरायु अस्पताल आया हुआ था। अजय डॉक्टर माधवी के कैबिन में उनके सामने बैठा हुआ था। तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर माधवी ने कहा। क्या बताऊं डॉक्टर माधवी,
लगता है कुछ असर ही नहीं हो रहा है दवाइयों का। क्या कहा? असर नहीं हो रहा? हाँ डॉक्टर माधवी, नींद की दवाइयां खाने के बावजूद अच्छे से नींद नहीं आती, और इतना ही नहीं, वही सपना बार बार दिखता है मुझे। क्या कहा? मतलब आपको वो सपने दिखना भी बंद नहीं हुए? नहीं डॉक्टर माधवी, बल्कि कभी कभी तो काम करते करते उस बच्चे की आवाजें मेरे कान में गूंजने लग जाती हैं। क्या कहा? आवाजें गूंजने लग जाती हैं? डॉक्टर माधवी ने हैरानी के साथ कहा। हाँ डॉक्टर माधवी, कुछ समझ नहीं आ रहा, इन आवाजों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आप फिक्र मत कीजिए, जितना मुझे लगता है ये मेडिकल से ठीक नहीं होगा, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, वही आपको ठीक कर सकते हैं। क्या कहा? साइकोलॉजिस्ट? जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट को जानती हूं जो आपको ठीक कर सकते हैं। कौन है वो साइकोलॉजिस्ट और कहां मिलेंगे वो? उनका नाम डॉक्टर प्रताप नारायण है और वो अमेरिका में रहते हैं। क्या कहा? अमेरिका? मैं वहां पर कैसे जा सकता हूं फिर डॉक्टर माधवी? अरे आप फिक्र मत कीजिए, वो ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करते हैं, मुझे बस आपको अपॉइंटमेंट कराना पड़ेगा। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मान जाएंगे। जी ठीक है, फिर आप उनसे बात कर लीजिए और बता दीजिए कब आना है, मैं आ जाऊंगा। जी मैं उनसे आज ही बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। जी। इतना कहकर अजय वहां से जाने लगता है। शाम के 6 बज गए थे। छोटे दिन होने की वजह से अंधेरा जल्दी से होने लग गया था। अजय हॉस्पिटल के बाहर निकलता है और अपनी जिप्सी स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। अजय जिप्सी चलाकर कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसने रास्ते में सड़क के किनारे बिरजू को खड़ा हुआ देखा। अजय वापस से अपनी जिप्सी को पीछे पीछे ले जाने लगता है। जब वो पीछे जिप्सी लाकर रोकता है तो देखता है कि बिरजू ही अपनी बाइक के साथ खड़ा हुआ था। अरे बिरजू, तुम यहाँ? अजय ने बिरजू को देखते हुए कहा। अरे बाबू आप? हाँ मैं बिरजू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बाबू, वो हम डॉक्टर के पास जा रहे थे कि तभी यहाँ पर हमारी बाइक खराब हो गई। क्या कहा? डॉक्टर के पास जा रहे थे? पर क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बाबू तबीयत तो ठीक है, पर बस ये हमारा हाथ थोड़ा जल गया है। बिरजू ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। बिरजू के हाथ की उंगलियां बुरी तरह जल चुकी थीं और उसके हाथ की स्किन लाल हो गई थी। जब अजय बिरजू का हाथ देखता है तो उससे भी देखा नहीं जाता। अरे ये तो बहुत जल गया है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं बाबू, आप काहे परेशान होते हैं, आप तो दूसरी तरफ जा रहे हैं ना। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उस दिन तुमने मुझे लिफ्ट दी थी, आज मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, हिसाब चुकता। नहीं बाबू, हिसाब तो अभी चुकता नहीं हुआ है, वो तो हमेशा आप पर बना ही रहेगा। मतलब? कुछ बातों का मतलब नहीं होता बाबू, वो समझनी पड़ती हैं। तुम ना बहुत बातें घुमाते हो बिरजू, जल्दी चलो और बैठो जिप्सी में। इतना जलाए पर ऐसा लगता है कि तुम्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। अब क्या बताएं बाबू, ये तो छोटे मोटे जख्म हैं। इतना कहते हुए बिरजू अजय की जिप्सी में बैठ जाता है और वो दोनों अस्पताल जाने के लिए निकल जाते हैं। वैसे बिरजू एक बात बताओ, तुम्हारा हाथ जल कैसे गया? अक्सर हाथ तभी जलता है जब किसी को जलाया जाता है, अजय ने कहा। अजय का सवाल सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं और वो घबराने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन सोच रहा हो कि ये क्या पूछ लिया अजय ने। बताओ बिरजू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? अजय ने बिरजू से कहा। मैं ना घर में भजिया तल रहा था, तो बिरजू ने बहाना बनाते हुए कहा। तो वहीं पर हो गया खेल, भजिया तलते तलते अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और कढ़ाई का सारा तेल हमारे हाथ में आ गया, वहीं हमारी उंगलियां जल गईं बाबू। अच्छा तुम अकेले रहते हो क्या, और कोई नहीं रहता तुम्हारे साथ? नहीं बाबू, हम तो अकेले ही आए थे इस दुनिया में और अकेले ही जाएंगे। तुम देवरी गांव में रहते हो ना? यही पता बताया था ना पिछली बार जब हम मिले थे। हाँ बाबू वहीं रहते हैं। आपकी याददाश्त तो काफी तेज है। तो फिर देवरी में किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या? यहाँ पर इतने दूर क्यों आ गए गोंदिया? बाबू कहाँ है देवरी में कोई डॉक्टर? पहले था वो अपने मेघ गांव में, बड़ा सा हॉस्पिटल था। उसमें जब से मेघ गांव बंद हुआ वो हॉस्पिटल भी बंद हो गया, वरना पहले तो आसपास के गांव के लोग वहीं पर जाते थे अपना इलाज कराने के लिए। ये बच्चा रोना शुरू हुआ कि चले लोग अपने बच्चे को अस्पताल लेकर। आखिर सरकारी अस्पताल जो था, कहाँ लोगों का पैसा लगना था। क्या कहा? बच्चा रोना शुरू हुआ कि लोग चले अपने बच्चे को अस्पताल लेकर? इसका मतलब पहले मेरे गांव में हॉस्पिटल था? अजय ने हैरानी के साथ कहा। हाँ बाबू, आपको नहीं मालूम क्या? अजय और बिरजू बातें ही कर रहे थे कि तभी चिरायु अस्पताल आ जाता है। बिरजू जिप्सी में से उतर कर जाता है और कहता है, आप चलेंगे बाबू अंदर हमारे साथ? जाना तो चाहता हूँ बिरजू, पर क्या करूं, एक जरूरी काम याद आ गया। तुम जाओ। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं। इतना कहकर बिरजू अस्पताल के अंदर जाने लगता है।
बिरजू के जाने के बाद अजय अपना मोबाइल निकालता है और माखनलाल को फोन करता है। हेलो, हाँ माखनलाल, अजय ने कहा। जी साहब, बोलिए, कहां पर हो तुम? साहब, ये आपने आसपास के गांव में बोला था ना कि तन्वी को ढूंढने के लिए, तो उसी को ढूंढ रहा था। तो अभी कहां पर हो? साहब, साड़ी टोला गांव में हूं। साड़ी टोला गांव मतलब बलमा टोला गांव से 6-7 किलोमीटर दूर? जी साहब। तो एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे मेघ गांव के पहले दरवाजे पर मिलो, जो बलमा टोला गांव के पास है। क्या कहा साहब? मेघ गांव के पहले दरवाजे पर? क्यों साहब? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। हाँ माखनलाल, मेघ गांव के पहले दरवाजे पर। साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप क्यों खुद कुएं में कूदने जा रहे हैं, ये पता होकर भी कि मेघ गांव के अंदर चुड़ैल घूम रही है? माखनलाल, फिर बकवास। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, समझे? तुम चुपचाप मेघ के पहले दरवाजे के पास मिलो, समझे? साहब ठीक है, आपको चलना ही है ना, तो मैं तैयार हूं। ऐसा करते हैं, हम कल सुबह चलते हैं। अभी अंधेरा भी हो गया है, हमें ज्यादा कुछ दिखेगा भी नहीं। नहीं माखनलाल, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त रहते ही खत्म कर देना चाहिए। और वैसे भी हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए क्या दिन और क्या रात, सब एक समान है। ठीक है साहब, अब आपके आगे किसकी चल सकती है। मैं मिलता हूं आपको मेघ के दरवाजे के पास, पर प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ माखनलाल, मैं आ जाऊंगा, मैं निकल गया हूं यहां से। इतना कहकर अजय अपना फोन कट कर देता है। रात के 8 बज गए थे और माखनलाल मेघ गांव के पहले दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अजय का इंतजार कर रहा था। मेघ दरवाजे के थोड़ी दूर ही एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और माखनलाल उसके ऊपर बैठा हुआ था। कहाँ रह गए साहब, कभी वक्त पर नहीं आते। पता है यहाँ पर चुड़ैल घूमती है, फिर भी मुझे यहाँ पर बुला लिया, माखनलाल ने खुद से कहा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अंधेरे के साथ ही माखनलाल का डर भी बढ़ता जा रहा था। माखनलाल ने अपने गले में हनुमान जी की गदा पहनी हुई थी। माखनलाल उस गले को निकाल लेता है और जय बजरंग बली का जाप करने लग जाता है। हवाएं काफी तेज चल रही थीं। मेघ का जो दरवाजा था उसके पास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिस कारण जब हवाएं चलती थीं तो पत्ते हवा में उड़ने लगते थे और ऐसा लगता था कि जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सड़क पर लाइटें भी नहीं लगी थीं, जिस कारण काफी अंधेरा था। माखनलाल अपने मोबाइल के टॉर्च के सहारे वहां पर बैठा हुआ था। माखनलाल बार बार उस टॉर्च की रोशनी से आसपास देख रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। जल्दी आ जाओ साहब, अब मुझसे और यहां पर रहकर नहीं होता है। जय बजरंग बली, माखनलाल ने खुद से कहा। माखनलाल पत्थर के ऊपर बैठा ही हुआ था कि तभी उसकी आंखों के सामने धुआं आने लगता है। माखनलाल मन ही मन सोचने लग जाता है कि यह धुआं कहां से आ रहा है, कहां पर आग लग गई। माखनलाल की आंखों के सामने धुआं बढ़ता जा रहा था। तभी माखनलाल देखता है कि वो धुआं मेघ के दरवाजे के पास से आ रहा था। माखनलाल सोचने लगता है कि कहीं मेघ के अंदर आग तो नहीं लग गई। माखनलाल पत्थर पर से उठता है और धीरे धीरे मेघ के दरवाजे की तरफ बढ़ने लग जाता है। मेघ के दरवाजे के पास बहुत सारा धुआं था, इतना धुआं कि उस धुएं ने मेघ के दरवाजे को ढक लिया था। मेघ गांव के अंदर के घर भी नहीं दिख रहे थे, सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। माखनलाल सोचने लगता है कि अचानक से एकदम इतना धुआं कहां से आ गया। माखनलाल आगे बढ़ते हुए उस धुएं के बहुत करीब पहुंच गया था और देखते ही देखते वो धुएं के अंदर चला जाता है। उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। उसको धुएं के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। माखनलाल अपने दोनों हाथों से धुएं को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे वो धुआं नहीं हट रहा था। ये धुआं हट क्यों नहीं रहा है? जय बजरंग बली, माखनलाल ने अपने हाथों से धुएं को हटाते हुए कहा। माखनलाल बार बार कोशिश कर रहा था धुएं को हटाने की, पर नहीं हटा पा रहा था। धुआं हटाते हटाते वो पसीने से भीग गया था। माखनलाल बहुत घबरा गया था। वो सोचने लगता है कि कहीं उस चुड़ैल का अगला शिकार मैं तो नहीं। माखनलाल धुआं हटा ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। थप 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 थप। माखनलाल सीधे खड़ा हो जाता है और अब वो धुएं को नहीं हटा रहा था, पर धुआं अभी भी उसके चारों तरफ था। कोई तेज तेज चलकर माखनलाल की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आहट अभी भी सुनाई दे रही थी, पर चारों तरफ धुआं होने के कारण दिखाई कोई नहीं दे रहा था। माखनलाल अपने गले के हनुमान जी की गदा पकड़कर जय बजरंग बली का जाप किए जा रहा था। माखनलाल बहुत घबरा गया था और पसीने से भीग चुका था। पसीने की बूंदें
माखनलाल के चेहरे पर से टप 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 जमीन पर गिर रही थीं। माखनलाल सोचने लगता है, कहीं मेघ के दरवाजे के पास आकर मैंने गलती तो नहीं कर दी और अपनी मौत का खुद बुलावा तो नहीं दे दिया। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आती जा रही थी, माखनलाल के सीने की धड़कनें और तेज चलती जा रही थीं। माखनलाल पसीने से लथपथ हो चुका था। कदमों की आहट की आवाज और तेज होती जा रही थी। माखनलाल अपने हाथों से धुआं साफ करते सामने की ओर देखने लग जाता है। माखनलाल अपनी आंखों के सामने का धुआं हटा ही रहा था कि तभी अचानक से जोर जोर से कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। भौं 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 भौं। मेघ गांव पूरी तरह खाली होने की वजह से कुत्ते भौंकने की आवाजें पूरे गांव के अंदर गूंजने लगती हैं। कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे कि माखनलाल के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। माखनलाल को उस धुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा था। माखनलाल अपने हाथों से धुआं हटा ही रहा था कि तभी पीछे से कोई माखनलाल के कंधों पर हाथ रखता है। जैसे ही कोई माखनलाल के कंधों पर हाथ रखता है, माखनलाल सहम जाता है। माखनलाल जय बजरंग बली का जाप करना चालू कर देता है। माखनलाल सोचने लगता है कि उसके कंधों पर हाथ किसने रख दिया, कहीं मेघ की चुड़ैल तो नहीं। माखनलाल धीरे धीरे पीछे मुंडी घुमाने लग जाता है। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो अचानक से सारा धुआं अपने आप गायब हो जाता है और उसे अजय दिखाई देता है। अजय को देखकर माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, साहब आप? हाँ माखनलाल, मैं यहाँ पर मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मैंने ही तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ना। पर यह बताओ, तुम मेघ के दरवाजे के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करने को कहा था ना। पहले तो खुद ही कहते हो कि मेघ के अंदर चुड़ैल है, मैं अकेला अंदर जाऊंगा तो मुझे मार देगी, और अब तुम खुद अकेले अंदर जा रहे हो। साहब यहाँ पर बहुत सारा धुआं था, मैं उसी को साफ कर रहा था। उस धुएं को हटाते हटाते कब मैं मेघ गांव के अंदर आ गया पता ही नहीं चला। क्या कहा? धुआं था? कहां पर? अजय ने हैरानी के साथ कहा। यहाँ पर साहब, और कहां? माखनलाल, कहां पर तुम्हें धुआं नजर आ रहा है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर बहुत धुआं था। माखनलाल, थोड़ी देर पहले बहुत सारा धुआं था, पर फिर वो कहां चला गया? मेरा आते ही हवा में उड़ गया क्या? मुझे तो लगता है तुमने अपनी रात की खुराक अभी से ले ली। कितनी बार बोला है ड्यूटी के वक्त शराब मत पिया करो, ड्यूटी के वक्त अपना फर्ज निभाया करो, पर तुम मुंह की मानते ही नहीं। साहब मैं सच बोलता हूँ, मैंने शराब बिल्कुल नहीं पी है, चाहे तो आप मेरे मुंह की खुशबू सूंघ कर देख लीजिए। माखनलाल, मुझे नहीं सूंघना, तुम्हारे मुंह की बदबू पता नहीं कब से तुमने अपना मुंह तक नहीं धोया। माखनलाल, तुम जब देखो ना मेरा वक्त बर्बाद करते रहते हो, और कुछ नहीं। चलो चुपचाप मेघ गांव के अंदर। साहब आपके मेरी जान लेने पर तुले। माखनलाल, चुपचाप मेरे पीछे चलो, ये मेरा ऑर्डर है, समझे? जी साहब। माखनलाल चुपचाप अजय के पीछे पीछे जाने लग जाता है। गांव के अंदर काफी अंधेरा था, इसलिए अजय और माखनलाल ने अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लिए थे। साहब आप ये तो बता दीजिए कि हम लोग मेघ गांव के अंदर आए क्यों हैं? हॉस्पिटल ढूंढने के लिए। मैं वो हॉस्पिटल देखना चाहता हूं जो पहले मेघ गांव के अंदर था। क्या कहा साहब? मेघ गांव के अंदर हॉस्पिटल था? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। हाँ माखनलाल, पर आपको कैसे पता? बिरजू ने बताया। क्या कहा? बिरजू ने? वो आपको कब मिल गया? और ये कब बता दिया कि मेघ गांव के अंदर पहले हॉस्पिटल था? ये एक लंबी कहानी है माखनलाल, बाद में बताऊंगा। पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें, हॉस्पिटल ढूंढ लें। हाँ जी साहब। अजय और माखनलाल मेघ गांव के अंदर हॉस्पिटल ढूंढने लग जाते हैं। हॉस्पिटल ढूंढते ढूंढते माखनलाल और अजय को 1 घंटा हो गया था, पर अभी तक उन्हें मेघ का हॉस्पिटल नहीं मिला था। मेघ के कुछ घर पूरी तरह टूट चुके थे और कुछ घर की दीवारों में दरारें पड़ गई थी। माखनलाल बुरी तरह मेघ गांव में घूमते घूमते थक गया था, पर अभी तक उसे और अजय को हॉस्पिटल नहीं मिला था। साहब एक बात कहूं? माखनलाल ने कहा। हाँ कहो माखनलाल। साहब आप देख रहे हैं ना मेघ के घरों की हालत क्या हो गई है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमें हॉस्पिटल मिलेगा। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि हम उस हॉस्पिटल को क्यों ढूंढ रहे हैं। मेघ गांव में पहले हॉस्पिटल था या नहीं, उससे हमें क्या लेना देना है? ये तो मुझे भी नहीं पता माखनलाल, पर कभी कभी कुछ चीजें हमें बेवजह ही करनी चाहिए। मैं बस अपने मन की तसल्ली के लिए सब कर रहा हूँ। साहब आपकी मन की तसल्ली के चक्कर में किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। माखनलाल ने धीरे से कहा। क्या कहा माखनलाल तुमने?
कुछ नहीं साहब, माखनलाल ने अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा। माखनलाल, तुम ना बहुत ज्यादा बातें करते हो और काम कम। अब चुपचाप हॉस्पिटल ढूंढो, समझे? अब कोई सवाल मत पूछना। जी साहब। अजय और माखनलाल फिर से मेघ गांव के अंदर हॉस्पिटल ढूंढने लग जाते हैं। अजय और माखनलाल हॉस्पिटल ढूंढ ही रहे थे कि तभी अजय को एक बड़ा सा टूटा फूटा घर नजर आता है। माखनलाल, वो देखो, अजय ने कहा। क्या साहब, वो तुम्हें बड़ा घर नहीं दिख रहा क्या? अजय ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ साहब, दिख रहा है। पूरे मेघ गांव में हवेली और स्कूल के बाद यही सबसे बड़ी इमारत दिखी है मुझे मेघ गांव में। हाँ माखनलाल, क्योंकि यही मेघ का हॉस्पिटल है। क्या, मेघ का हॉस्पिटल? ये बात आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं साहब? माखनलाल, इस घर के ऊपर देखो, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हॉस्पिटल लिखा हुआ है, जो कि मिट गया है। हाँ साहब, और जितना मुझे पता है पुराने जमाने में ऐसे ही हॉस्पिटल हुआ करते थे, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी। बिल्कुल सही कहा माखनलाल। अब वक्त बर्बाद मत करो और हॉस्पिटल के अंदर चलो। क्या कहा साहब, हॉस्पिटल के अंदर? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। साहब, आपको मेघ का हॉस्पिटल देखना था, वो आपने देख लिया, अब यहां से वापस चलते हैं ना। माखनलाल, तुम ही सोच कर देखो, इतना वक्त बर्बाद किया है इस हॉस्पिटल को ढूंढने के लिए, और अब तुम कहते हो कि यहां से वापस चलो। हमारा मतलब क्या निकलेगा यहां इतनी दूर आने का और हॉस्पिटल को ढूंढने का? वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है साहब आपकी। एक काम करते हैं ना, आप अंदर जाइए, मैं यहीं बाहर आपका इंतजार करता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर अजय हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। तभी माखनलाल अजय को रोकते हुए कहता है। साहब। क्या है माखनलाल? साहब जल्दी आना, यहां अकेले मुझे डर लग रहा है। पहले जाने तो दो माखनलाल। अजय हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है। हॉस्पिटल का गेट टूटा हुआ था, जिस कारण वो आसानी से हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। हॉस्पिटल के अंदर काफी अंधेरा था, दीवारें जर्जर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल की इमारत कभी भी ढह सकती थी। अजय अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। कई दीवारों पर मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। उन्हें अपने हाथ से हटा हटाकर अजय आगे बढ़ रहा था। इमारत पूरी तरह खाली थी, जिस कारण अजय जब हॉस्पिटल के अंदर चल रहा था तो उसे खुद उसके कदमों की आहट 2-3 बार सुनाई दे रही थी। अजय हॉस्पिटल के अंदर आगे ही बढ़ रहा था कि तभी वो चलते चलते रुक जाता है और कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।